हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन जीके के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। ये अपने तीसरा सेशन है और इसमें बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत, जिनकी जानकारी अपने को कहाँ से मिली है, कौन कौन से अभिलेख हैं और कौन कौन से जो प्रशस्तियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अपने एग्जाम में बन सकते हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, गंभीरी नदी के पुल पर लेख किसके द्वारा लिखवाया गया। गंभीरी नदी के पुल पर लेख किसके द्वारा लिखाया गया, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। क्या अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद शाह, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट के कमेंट करके आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में ही ये गंभीरी नदी के पुल पर यह लेख लिखवाया गया है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, गोहिल वंश की महाराणा कुंभा तक की वंशावली निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी कि आपको बताना है इन तीनों में से किस अभिलेख में आपके महाराणा कुंभा तक की, यानी कि गोहिल वंश की शुरुआत से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली किस अभिलेख में प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। महाराणा कुंभा तक यानी कि गोहिल वंश की स्थापना से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी किस अभिलेख या प्रशस्ति से अपने को मिलती है, ये आपको बताना है। अगर बात करें इसमें, तो आपने नाम सुन रखा होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का, और ये आपके चित्तौड़ के किले में अंकित है, उत्कीर्ण की गई है। और इसकी बात करें तो इसमें गोहिल वंश में बप्पा रावल की बात अपन ने की होगी, यानी कि आपने पढ़ रखा होगा बप्पा रावल, और बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की वंशावली की जानकारी अपने को इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपके 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा तक यानी कि बप्पा रावल से लेकर गोहिल वंश के बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली और इनकी उपलब्धियों की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, बीकानेर राज्य के जूनागढ़ दुर्ग में जूनागढ़ प्रशस्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई। एकदम इजी प्रश्न है, बताइएगा फटाफट किसके द्वारा की गई। बीकानेर राज्य में, बीकानेर स्टेट हुआ करता था पहले जब रियासत थी, तो इसको बीकानेर राज्य ही कहा जाता था। इसमें जूनागढ़ दुर्ग है और उस दुर्ग में जूनागढ़ प्रशस्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें जूनागढ़ प्रशस्ति की, तो इस प्रशस्ति का निर्माण आपके यानी कि इस प्रशस्ति का स्थापना है वो यहाँ के महाराजा राय सिंह के द्वारा की गई थी, यानी कि यहाँ के शासक राय सिंह हुए हैं। राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ के निर्माण के बाद इस दुर्ग में जूनागढ़ प्रशस्ति की स्थापना करवाई गई। और इसके अगर रचयिता की बात करें जूनागढ़ प्रशस्ति के, इसके रचयिता आता है जैन मुनि, और उन जैन मुनि का नाम है जैता नामक जैन मुनि के द्वारा ये आपके प्रशस्ति रचित की गई है, यानी कि उत्कीर्ण की गई है। यह प्रशस्ति आपके 1594 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। यह अतिरिक्त रूप से आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न, निम्न में से किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी के युद्ध तथा महाराणा जगत सिंह के पुण्य कार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। यह आपको बताना है कि किस प्रशस्ति से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है हल्दी घाटी युद्ध के बारे में और महाराणा जगत सिंह के बारे में, तो ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो महाराणा जगत सिंह से संबंधित जानकारी अपने को प्राप्त होती है
जगत सिंह ने निर्माण कार्यों की चर्चा करें तो जगत सिंह के निर्माण कार्यों में पिछोला झील में मोर मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया गया था। और जगत सिंह की यह जानकारी अपने को प्राप्त होती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ राय प्रशस्ति है यह, यहां पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के शिलालेखों में जैसलमेर के लिए वल्ल मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि किस राजवंश के शिलालेख आते हैं जिनमें जैसलमेर के लिए वल्ल मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? वल्ल मंडल शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। किस राजवंश के शिलालेख हैं ये आपको बताना है। तो इसमें अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर आपको पता होगा प्रतिहार राजवंश के शिलालेख आते हैं और इसमें जैसलमेर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? वल्ल मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। मंडोर के प्रतिहार शासक आते हैं, इनके जो शिलालेख है उनका एक प्रतिहार शासक आता है सिलुक, और सिलुक ने आपके वल्ल मंडल शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। और इसमें कहा गया है कि वल्ल मंडल का शासक था देवराज, और इस देवराज भाटी को पराजित किया गया था सिलुक के द्वारा। ऐसी जानकारी अपने को यहां से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम मुस्लिम संस्कृति का केंद्र कौन सा रहा है? राजस्थान में सर्वप्रथम मुस्लिम संस्कृति का केंद्र रहा है, कौन सा स्थान है जो मुस्लिम संस्कृति का केंद्र रहा है ये आपको बताना है। अजमेर, नागौर, चित्तौड़ या अलवर? तो इसमें आपको पता होगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम अजमेर है वो मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और मोहम्मद गोरी के साथ में आपके आया था मोइनुद्दीन चिश्ती, और उसने अपने अजमेर को ही मुख्य केंद्र बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ आया था। इसने अपना मुख्य केंद्र कौन सा बनाया था? प्रमुख केंद्र आपके अजमेर को बनाया था। तो अजमेर हो जाएगा मुस्लिम संस्कृति का केंद्र। आगे चलते हैं, बात करते हैं निम्न में से किस शिलालेख में राजस्थानी द्वितीय शब्द उत्कीर्ण किया गया है? कौन सा शब्द? राजस्थानी द्वितीय। तो ये आपको बताना है कि किस शिलालेख में राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। क्या बसंतगढ़ शिलालेख, बाबरू शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, या इनमें से कोई नहीं? किस शिलालेख में इस शब्द का प्रयोग किया गया है? अगर बात करें यहां पर, तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है वो अपने को मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से, और बसंतगढ़ शिलालेख में इस शब्द का उल्लेख किया गया है राजस्थानी द्वितीय। ये शिलालेख अपने को बसंतगढ़ यानी कि सिरोही से प्राप्त होता है, और ये शिलालेख आपके सीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आठवें प्रश्न की, जिस शिलालेख में किस शिलालेख विशेष यशोगाथा का वर्णन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि कौन सा वह शिलालेख जिसमें किसी शासक विशेष की यशोगाथा का वर्णन मिलता है उस शिलालेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है, शिलालेख या प्रशस्ति, क्या कहा जाता है? यह आपको बताना है कि उस शिलालेख को क्या कहा जाता है। तो यहां पर बात करें तो उस शिलालेख को आपके कहा जाता है प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। इसमें प्रशस्ति में क्या होता है? राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, और इसकी महत्व क्या है, प्रशस्ति का महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि अपने को इसके राजाओं के निर्माण कार्यों और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशाओं की जानकारी अपने को प्राप्त होती है, और इसमें राजा महाराजाओं के समय किस प्रकार की व्यवस्था थी उसकी जानकारी अपने को यहां से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, नौवां प्रश्न आपके सामने, नानसा यूप स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। नानसा यूप स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या आमेर या जयपुर? कहां से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें नानसा यूप स्तंभ लेख की, तो ये भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है अपने को। भीलवाड़ा में एक गांव आता है जिसका नाम है नानसा गांव, और नानसा गांव से ही नानसा यूप स्तंभ अपने को प्राप्त हुआ है।
अगर बात करें इस स्तंभ की, तो इस स्तंभ में अपने को भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। और इसके अलावा इस शिलालेख में आपके इसकी रचना है वो सोम के द्वारा की गई थी। और इस शिलालेख की अगर बात करें तो ये आपके गोल स्तंभ के रूप में लिखित है, इसीलिए इसको स्तंभ लेख कहा गया है। भीलवाड़ा में नानसा गांव से यह प्राप्त हुआ है, नानसा यूप स्तंभ लेख। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख बड़ली का लेख किस लिपि में लिखित है? यानी कि बड़ली के लेख की लिपि कौन सी है, ये आपको बताना है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है और इसकी लिपि आपको बतानी है। तो अगर बात करें इस अभिलेख की, बड़ली का लेख है और ये किस लिपि में है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये बड़ली से प्राप्त हुआ है, बड़ली का अभिलेख। और बड़ली कहां पर है? अजमेर के पास है। और इसमें एक मंदिर आता है मिलोत माता का मंदिर, वहां से अपने को टुकड़ों के रूप में प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन अभिलेख है। और इसकी बात करें तो ये भारत का सबसे दूसरा सबसे प्राचीन है और राजस्थान का सबसे प्राचीन है। भारत का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो ये है वो है प्रियवा अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है भारत का। और राजस्थान का कौन सा है? तो राजस्थान का बड़ली का लेख। लास्ट प्रश्न है आज का, निम्न में से किस अभिलेख से सर्वतात की जानकारी प्राप्त होती है? अब ये सर्वतात कौन था? तो ये गज वंश का शासक था राजस्थान में। इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। इसकी जानकारी अपने को कहां से प्राप्त होती है? बिजोलिया, गोसुंडी या घटियाला। तो इसकी अगर बात करें तो इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होती है गोसुंडी अभिलेख से। और ये आपके गजवंश का शासक था। और गोसुंडी के अभिलेख की अगर बात करें तो गोसुंडी का अभिलेख अपने को गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। और गोसुंडी गांव आपके चित्तौड़गढ़ में आपके स्थित है। तो ये था आज का सेशन। इस शिलालेख की अगर बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। और इसमें अपने को ये जानकारी मिलती है सर्वतात के बारे में। सर्वतात आपके गजवंश का शासक था, मैंने अभी आपको बताया। और इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया और विष्णु मंदिर की 4 दीवारी भी इसके द्वारा बनवाई गई थी। इसका वर्णन भी अपने को गोसुंडी अभिलेख से मिलता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।